चलें मैं अपना सारे का सारा जो राइटिंग प्रोसेस है वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और जिसको यूज़ करने से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आर्टिकल्स रैंक हुए हैं। तो आप में से जो भी लोग ब्लॉगर्स हैं और जो ब्लॉगिंग में आ रहे हैं, मेरी ये एडवाइस आप लोगों को कि जो बताने जा रहा हूँ इसको बस आप हिफ़्ज़ कर लें, आपका काम हो जाएगा। सो रिसेंटली बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं अबाउट माय मेंटोरशिप एंड कोर्स। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि कुछ ही दिन में मैं अपना एसईओ से रिलेटेड एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लें। जैसे रिलीज़ होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है आउटलाइन क्रिएट करना। जब भी आपने आर्टिकल स्टार्ट करना है, आपके पास अब कीवर्ड डेफिनेटली मौजूद होगा। आई होप कि इतना तो बेसिक तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। जो भी कीवर्ड आपका होगा उसके लिए सबसे पहले आउटलाइन बिल्ड होगी हमेशा से। और जो भी मैं आर्टिकल लिखता हूँ उसकी आउटलाइन लिए बगैर मैं कभी भी आर्टिकल स्टार्ट नहीं करता। जो मैंने नोट किया है अपने ना सिर्फ स्टूडेंट्स में बल्कि हर जगह पे हमारे इस कम्युनिटी में जो मसला है, हम जब भी आर्टिकल स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पकड़ते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता नहीं होता, इवन हमें इन्फॉर्मेशन तो दूर की बात है, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने उसके इंट्रोडक्शन के अंदर क्या चीज़ यूज़ करनी है, किस चीज़ की बात करनी है, और फिर हम एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं आर्टिकल रैंक ना होने की वजह से। सबसे पहली चीज़ यही है कि आउटलाइन क्रिएट करनी है आर्टिकल की। उसके लिए आपके पास सिंपल सा आसान सा तरीका है। अपने कीवर्ड को सर्च करें गूगल में। सर्च करने के बाद आप टॉप 3 टॉप 5 पेजेस को जाके एक दफ़ा हल्का सा रीड करके उनकी हेडिंग्स को देख लें। वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितनी लिमिट के अंदर रह के बात करनी है। दैट मीन्स कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप बात करने जा रहे हो उसकी जो बाउंड्री है ना वो डिफाइन हो जाएगी वहीं से। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने हमेशा कोशिश यही करनी होती है कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप लिखने जा रहे हो उससे हट के कुछ नहीं करना, ठीक है। हमें क्योंकि पता नहीं होता बाउंड्री का, और हम एक कीवर्ड के लिए हम डिफरेंट चीज़ों को टच कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे आर्टिकल की जो रेलेवेंसी का स्कोर है वो बहुत गिर जाता है। और वैसे भी टूल्स भी नहीं हम यूज़ करते, तो जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता, गेस वर्क होता है जिसमें हमारे आर्टिकल का ये रैंक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आउटलाइन जब क्रिएट करेंगे आप, तो आप डिफाइन कर देंगे कि हाँ आप इस बाउंड्री में रहना आपने। उसके लिए बड़ा आसान रूल है कि हमेशा जाके अपने कंपेटिटर्स को देख लें कि उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। वो जितनी हेडिंग्स हैं उनको आप चाहें तो एज इट इज़ यूज़ कर लें, नहीं तो आप उनको थोड़ा सा चेंज कर लें, बट उसका आइडिया सिर्फ ले लें कि हाँ यार ये वो चीज़ है जो बात होगी जिसके ऊपर। तो अब आपके पास एक आउटलाइन जो आएगी, एक ब्लूप्रिंट जो आएगा, उसका मतलब ये होगा कि अब इस चीज़ के ऊपर ही सारे का सारा कंटेंट होगा। और देन आउटलाइन बनने के बाद ही आपको ये रियलाइज होता है कि इस कीवर्ड के ऊपर आपको कितना कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिकॉज अगेन गेस वर्क नहीं करना हमने। और ये भी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दी जाती है कि जब आपने डिसाइड करना है कि किसी आर्टिकल के लिए कितना कंटेंट होना चाहिए, तो वो टॉप 3 के एवरेज को देख लें, जो किसी हद तक ठीक है। बट मुझे ये लगता है कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरों ने कितना किया हुआ है। आपको ये देखना है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हो, जिस पे आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो, अब वो आंसर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। चाहे वो 500 वर्ड्स में आंसर पूरा हो रहा है या वो 5000 वर्ड्स में आंसर पूरा हो रहा है, कोशिश करें कि आंसर जब तक पूरा नहीं हो जाता वर्ड काउंट को भूल जाएं। वर्ड काउंट वगैरह की जो सेंस है वो मेरे लिए तकरीबन बनती नहीं है, बिकॉज आप जस्ट एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने जा रहे हैं और आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि यार सोल्यूशन जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सोल्यूशन होता है, चाहे वो 500 वर्ड्स का हो चाहे 5000 वर्ड्स का हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आउटलाइन जब आपके पास आ जाती है, मेन कीवर्ड भी आपके पास होता है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं वो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। रिलेटेड कीवर्ड्स को आर्टिकल में जब आप यूज़ करते हैं तो उन्हीं की बेस पे आपके आर्टिकल की रेलेवेंसी जो है वो बिल्ड होती है। बिकॉज अगर आप बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल की, गाड़ी की बात करेंगे, तो उसके अंदर उसकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, सपोज उसकी जो विंडशील्ड है, टायर्स हैं, इंजन है, इन चीज़ों की जब आप बात करेंगे तो उस आर्टिकल से ये गूगल अखज़ करेगा कि हाँ ये जो आर्टिकल है ये गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है। बट अगर आप एक गाड़ी के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो या एग्जाम्पल और ले लें, टायर के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं और उस आर्टिकल के अंदर आप ना ये मेंशन कर रहे हैं कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ब्रांड्स कौन कौन से हैं, क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है, ये वो रिलेटेड चीजें बेसिकली, तो वो कीवर्ड्स से ही बनती हैं रिलेटेड चीजें। अगर ये नहीं होंगी तो आपका आर्टिकल ही इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो फिर वो कैसे रैंक करेगा उसके ऊपर, तो उसकी सेंस ही नहीं बन सकती कभी भी। इसलिए रिलेटेड कीवर्ड्स का कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। कहाँ से कलेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहले गूगल सजेस्ट से कुछ ले लें। समटाइम्स कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बट समटाइम्स कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर अलग से आर्टिकल बन सकता है। तो उन कीवर्ड्स को यूज करने से फायदा ये होगा कि कल को आप उनको इंटरलिंक कर सकोगे, ठीक हो गया। तो वो आपका जो क्लस्टर का कॉन्सेप्ट है वो बन जाता है। इसी तरह जो ऑटो सजेस्ट के कीवर्ड हैं उनको ले लेंगे आप। इसी तरह आप रिलेटेड कीवर्ड्स
जो आपके टूल्स हैं, Href, SEMrush टूल्स हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज आप कंटेंट को भी तो रीड करें ना, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन लें। तो ये सारी जगहों से जब आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आप आर्टिकल लिखोगे उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी रह जाएगी जो आपके आर्टिकल को हेल्प नहीं करे रैंक करने में। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वालिटी कंटेंट राइट करना है। ये वर्ड सुनने में तो शायद आपको लग रहा होगा कि बड़ा कॉमन सा वर्ड है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। वो इस तरह से है कि हर कोई क्वालिटी कंटेंट जनरेट नहीं करता। कंटेंट लिखना और क्वालिटी कंटेंट लिखना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइक हम जब कंटेंट लिख रहे होते हैं हमें पता ही नहीं है कि लिख किसके लिए रहे हैं, ठीक है, जो कि सबसे पहला हमारा एंट्रेंस पॉइंट होता है किसी भी आर्टिकल का, कि जब आप आर्टिकल लिखते हो तो किसके लिए लिख रहे हो, जिसने रीड करना है क्या उसके बारे में हमें पता है, हमें पता ही नहीं होता। तो ये जो रिसर्च होती है बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि आप यूज़र के पेन पॉइंट्स को फाइंड करो। जिस मकसद के लिए वो ये कीवर्ड सर्च करने आया है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उस आर्टिकल को ये शो करवा सको कि ये आपकी हेल्प के लिए ही बना हुआ है। अदरवाइज तो वो दूसरी लाइन पढ़ के निकल जाएगा वापस, ठीक है, और फिर सारी की सारी मेन वेस्ट हो जाएगी। सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पहले तो रिसर्च इतनी कर लें कि आपको उतना पता चल जाए उस टॉपिक के बारे में कि आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकें। सबसे पहले तो एक्सपर्ट ही होना चाहिए आपको, अगर नहीं है स्टिल रिसर्च इतनी कर लें कि आप एक एक्सपर्ट लेवल ओपिनियन दे सकें। तो उसके लिए तो रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, डिफरेंट जगहों से रिसर्च करें, यूट्यूब से करें, कंपेटिटर्स से करें, गूगल स्कॉलर से करें, विकीपीडिया, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं। इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट कर लेंगे आप, उसके बाद अब आपने जब राइटिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको वो आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज अब डेटाबेस बिल्ड हो गई आपके माइंड के अंदर। तो उसी डेटाबेस की बिल्ड पे ही आप लिखना जब शुरू करते हो तो सेंटेंस से सेंटेंस बनना शुरू हो जाता है। बट स्टिल लिखते वक्त आपने जो विजिटर होता है, जो रीडर होता है, उसको माइंड में रख के लिखना है। ऐसा नहीं करना कि बस जो दिल में है लिखते जाना है। एक फ्लो, एक सीक्वेंस होगा तो ही उस आर्टिकल ने रैंक होने के बाद यूज़र को हेल्प भी करनी है। अदरवाइज क्योंकि गूगल ने यूज़र के सिग्नल्स को बहुत ज़्यादा काउंट करता है, अगर वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा होगा यूज़र तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है अगेन। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करें, देन उनको बताएं कि ये सॉल्यूशंस हैं आपके पास, एंड देन एक्चुअल में उन सॉल्यूशंस की बात करें और वो हेडिंग्स जो आपने आउटलाइन में बनाई हैं उनको यूज़ करें। और जब लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखें, पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखें। ऐसा नहीं करना 6-6 लाइन का पैराग्राफ बनाते। ईजी टू डाइजेस्ट वे में लिखना है, जिसका मतलब होता है कि 1-1, 2-2 लाइन का पैराग्राफ रखें। यूजर को ना सिर्फ समझने में आसानी हो, पढ़ने में भी आसानी होनी चाहिए। और इससे आपको फायदा ये होता है कि आपका कंटेंट लंबा हो जाता है। जितना आर्टिकल जो है वो लेंथ में बढ़ता जाता है, आपको फायदा उससे ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर, अगर आप एड्स के थ्रू अर्निंग कर रहे हो, एड्स ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर शो होने लग जाते हैं, तो फिर अर्निंग भी बढ़ती है। और अगर यूजर ज्यादा देर पेज तक स्टे करता है तो डेफिनेटली एड्स का आपको जो रेवेन्यू है वो ज्यादा मिलता है। तो आपके लिए तो फायदा ही फायदा है इसके अंदर। तो क्यों ना फिर जेन्युइनली यूजर को हेल्प किया जाए, जिससे आपको भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो। तो जो आपका इंट्रोडक्शन होगा फर्स्ट 2 से 3 पैराग्राफ्स में, जिसमें प्रॉब्लम बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे और फिर आगे क्या क्या डिस्कस करने वाले आप वो बताएंगे। तो उसमें हल्की सी आपको ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स भी बता देता हूँ, जिसमें कोशिश करें नेचुरली अपने कीवर्ड को कहीं पे फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में यूज कर लें। कोई जिद नहीं है कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही होना चाहिए कीवर्ड, नेचुरल जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे कर लें। रिलेटेड कीवर्ड्स को लाजमी यूज करें। और इस तरह जब आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे तो ना सिर्फ आपको पता होगा आप क्या लिख रहे हैं, यूजर को भी पता होगा कि यार वो क्या पढ़ रहा है। तो इससे दोनों पार्टीज को फायदा होता है। और बाज लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद हमने गोरे के लिए आर्टिकल लिखना है तो हमें बड़ी टफ लेवल इंग्लिश यूज करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से आसान लफ्जों में लिखना है, दैट्स ऑल। ये नहीं सोचना कि बहुत टफ इंग्लिश लिखेंगे तो ही इंप्रेशन पड़ेगा, वो गलत इंप्रेशन पड़ता है। आपको सिंपल वे में लिखना है जो इजीली समझ आ सके, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो वापस चले जाएंगे वेबसाइट से। अगली चीज ये है कि अब इसी तरह जब आप राइटिंग का पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे तो अब आखिरी बात जो आपके आएगी आर्टिकल की वो होगी उसकी जो हेडलाइन है, जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए। और डेफिनेटली आपकी पूरी मेहनत की जो डिपेंडेंस है वो टाइटल पे होती है। उसकी वजह ये है कि गूगल में आपका टाइटल ही शो हो रहा होता है। जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा पहले आपका टाइटल ही शो होगा, उसकी बेस पे वो डिसाइड करेंगे कि क्या इस पेज को ओपन करना है या नहीं करना। तो वो बड़ा इंगेजिंग होना चाहिए। लाइक आपने उसको समझना है कि वो आपका 60% ऑफ द आर्टिकल है, बिकॉज वो होता तो 60 कैरेक्टर्स का है, बट उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी है कि उसी की वजह से आपके आर्टिकल के अंदर लोग जाएंगे, आपके आर्टिकल के ऊपर विजिटर्स जाएंगे। सो आर्टिकल का जो टाइटल है उसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि मेन कीवर्ड जब ऐड कर दिया उसके बाद टाइम स्पेंड करके सोचें कि कौन सी ऐसी रीजंस आप टाइटल में दे सकते हो जो एक्चुअल में उस आर्टिकल के अंदर हों।
ठीक है। क्लिक बेट नहीं करना, अदरवाइज नुकसान आपका ही है उसमें, ठीक है। क्लिक बेट करने से आपका नुकसान ये होता है कि यूज़र आएगा, वो फ़ौरन वो चीज़ जो है वो आगे से कुछ डिफरेंट टाइटल से जब मिलेगी तो वो चला जाएगा, क्योंकि टाइटल से आपने ज़ेन बनाना होता है। तो टाइटल में ऐसी चीज़ यूज़ करनी है, एंगेजिंग वर्ड जो यूज़र को एंटाइस कर दे क्लिक करने के लिए, दैट्स ऑल। कुछ एक्स्ट्रा नॉनसेंस करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। सो अगर इतनी चीज़ करने में आप कामयाब हो जाते हैं, बिलीव मी, आपके आर्टिकल को ना सिर्फ रैंकिंग जल्दी मिलेगी, उसको आउट रैंक करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उसके जो CTR है वो बढ़ जाएगा। और जिस चीज़ का CTR बढ़ता है, गूगल उसको कंसिडर करता है कि ये क्वालिटी चीज़ है और उसका जो रैंक है वो ऊपर चला जाता है। अनलेस आपको कोई आके उससे बेहतर आर्टिकल का टाइटल और आर्टिकल ना प्रोड्यूस कर दे, तब तक आपकी वो पोजीशन मेंटेन रहेगी। तो ये एक और भी टेक्निक है जिससे हम अपने आर्टिकल्स को सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। फाइनली जब आर्टिकल आपने लिख लिया है तो अब बारी आती है इंटरलिंक्स की। बाकी सारी ऑप्टिमाइजेशन आपने कर लेनी है, H2, H3, इमेज ऑल्ट वगैरह, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। असल चीज़ यही होती है कि कंटेंट कितनी वैल्यू का जनरेट कर रहे हैं आप। फाइनली आपने इंटरलिंक्स की जब बात करेंगे तो जितने आपके उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आपकी साइट के ऊपर जो डिस्कस किए हुए आपने, उनकी लिस्ट बना लें अपने पास, और फिर अपने कंटेंट में देखें कि कहाँ कहाँ पे आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जहाँ पे यूज़र को आप वो आर्टिकल्स लिंक करवा सकते हैं, ताकि यूज़र आगे जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, उसके पास ऑप्शंस हैं। प्लस आपका भी फ़ायदा होता है कि क्रॉलर वहाँ पे जाएगा तो फिर आपकी साइट के पूरा ऊपर जो है वो मूव करेगा, तो डेफिनेटली उससे फ़ायदा तो होता ही है। इसीलिए इन इंटरलिंक्स को हम बैकलिंक्स के इक्वल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ें अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो आपकी जो कंटेंट की गेम है वो लाइक 300% हो जाएगी। और इसके अंदर आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आपकी सोच दंग रह जाएगी कि किस लेवल के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ये चीज़ें खैर लाइक पेड कोर्सेज वाली चीज़ें हैं, कभी आज तक शेयर नहीं की हैं, बट चलें आज हो गई है शेयर, तो इंशाल्लाह इसको आप यूज़ करके देखें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।